Good morning everyone and welcome to the class. We have completed our chapter executive and now we are doing the uh, discussing the answers of the questions which are given in the textbook, and we have discussed up to question number 3 and now today we will discuss onwards question number 3 onwards हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमें क्या करना था. वी हैव टू आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री विच मे हैव रिलीज द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम्स. जो न्यूज़ आइटम हम देख रहे हैं उसको किस मिनिस्ट्री ने उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया होगा. मोस्ट प्रोबेबली किसने डिसीजन लिया है ये हमें बताना है. एक्चुअली इस बात से आपकी ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि यू आर नोइंग हाउ द एग्जीक्यूटिव वर्क और नॉट. आपकी जो नॉलेज का लेवल है वो सही है या नहीं इसकी एग्जामिन किया जा रहा है. तो इसमें कौन से मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने काम किया या स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने काम किया है ये हमें देखना है. लाइक पहला जो हमारा डिसीजन था दैट वाज एन ऑफिशियल रिलीज सेड दैट इन 2004-5 द तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन would release new version for standard 7, 10 and 11. ठीक है. जो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन है वो नई बुक्स निकालेगी फॉर क्लासेस 7, 9 एंड 10 एंड 11. ठीक है. तो ये जो डिसीजन लिया गया कि पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर क्लास के लिए तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन है वो न्यू वर्जन निकालेगी. ये दिस डिसीजन इज रिलेटेड विद द स्टेट ओनली, है ना. इस डिसीजन का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु स्टेट से है. तो इसमें कौन डिसीजन लेगा? इसमें जो डिसीजन लेने वाली होगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है ना. हमारे यहाँ 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन लेवल नेशनल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, जो कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने ये डिसीजन लिया होगा. ओके. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू रेलवे लूप लाइन बाय पासिंग द क्राउडेड त्रिवल्लुर चेन्नई सेक्शन टू हेल्प आयरन ओर एक्सपोर्टर. Okay, the new line, likely to be about 80 kilometer long, will branch off at Puttur and then reach Athipattu near the port. So this decision is regarding the railway loop line. कैसे एक नए रेलवे लूप लाइन को बनाया जा रहा है ताकि जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है चेन्नई से उसमें किस तरह से उससे हेल्प मिलेगा. तो ये जो है ये किसका काम है? ये दिस इज द फंक्शन ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री. जो भी रेलवे लाइंस में चेंजेस लाने जा रही हैं कि कहाँ से क्या होना है, तो ये डिसीजन जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ली गई है. और रेलवे मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है? इट वर्क्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. सो हम वी कैन राइट डाउन कि जो फर्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट एक्शन है, द फर्स्ट डिसीजन इट इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन under Tamil Nadu government. And now the second decision which is regarding the railway loop line. ठीक है. तो ये जो रेलवे का डिसीजन है दिस इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड द रेलवे मिनिस्ट्री वर्क्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट.
Okay, and now there is another situation. The 3-member sub-divisional committee formed to verify suicide by farmers in Ramayapet Mandal has found that the 2 farmers who committed suicide this month had economic problems due to the failure of crops. तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने सुसाइड किया है, ओके। और जो सुसाइड फार्मर्स ने किया है उसके लिए क्या हुआ कि एक सब डिविजनल लेवल पे एक कमेटी फॉर्म की गई, ठीक है। और ये जो सब डिविजनल लेवल पे जो कमेटी फॉर्म की गई वो उसने क्या किया है कि उसने ये फाउंड किया, उसने ये पाया कि ये जो सुसाइड फार्मर्स ने किया है एक पर्टिकुलर जगह में जो कि मंडल है, मंडल क्या होता है, विलेज के ऊपर मंडल होता है। जैसे विलेज लेवल पे हमारा वी हैव डिस्कस, जब हमने लोकल गवर्नमेंट देखा है 73rd अमेंडमेंट के बाद वाली, तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। ग्राम पंचायत होती है गांव के लेवल पे और ग्राम पंचायत से ऊपर होता है हमारा मंडल, ठीक है। तो जहाँ पर पंचायत समिति होती है, तो मंडल लेवल पे ये सुसाइड हुआ है। और जो सब डिविजनल कमेटी बैठी है 3 मेंबर की, उसने ये देखा कि जो फार्मर्स ने सुसाइड किया है उसके पीछे क्या रीज़न था। उसके पीछे इकोनॉमिक प्रॉब्लम था क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया था। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन, ये जो काम है, ये किसका काम है? दिस इज द फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड वर्क है ये। और जो एग्रीकल्चर है वो हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इसमें हमारा क्या आंसर होगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अंडर यूनियन, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 4। एंड नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. While appointing the prime minister, the president selects. Who does the president select? This it's a MCQ, multiple choice question, कि जब प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है तो वो किसको अपॉइंट करते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा. Second option is leader of the largest party in the alliance which secures a majority in the Lok Sabha. Okay, and the third is the leader of the largest party in the Rajya Sabha. And the fourth option is leader of the alliance or party that has the support of the majority in the Lok Sabha. So in this we will see who does the president elect appoint as prime minister. The president elect the leader of the majority party as the prime minister. But if no party is in the condition of gaining the majority, then in that situation the president appoints the leader of the alliance, who has the support of the majority in the Lok Sabha. तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जिसमें कि दोनों ही चीजें आ जा रही हैं कि लीडर ऑफ द अलायंस को या लीडर ऑफ द पार्टी, अगर एक पार्टी को मिला है बहुमत तो फिर पार्टी का लीडर को इलेक्ट किया जाए, अपॉइंट किया जाएगा। अगर पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई है, एक अलायंस फॉर्म हुआ है, तो जो अलायंस का लीडर है ही विल बी इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है क्योंकि लीडर ऑफ द अलायंस और पार्टी दैट हैज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ओके, तो आंसर 5 में हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। D is the correct option. Okay, and now we have question number 6. In question 6 we see ये एक डिस्कशन है
ठीक है। और इस डिस्कशन में जो पीपल इन्वॉल्व हैं दे आर ऑफ द डिफरेंट ओपिनियन, लाइक आलोक है, शेखर है, बॉबी है, ये तीन लोग हैं जो कि डिस्कशन कर रहे हैं और उनके ओपिनियन डिफरेंट है। शेखर का, आलोक इज सेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आलोक इज सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर इज लाइक अ किंग, ही डिसाइड्स एवरीथिंग इन आवर कंट्री। तो जैसे किंग होते हैं ना कि दे आर द ऑल पावरफुल, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वैसे किंग की तरह है, he takes all the decisions. This is the opinion of Alok. And now Shekhar is saying Prime Minister is only the first among equals. He does not have any special power. All ministers and the PM have similar powers. अब यहाँ पर आलोक की बात जो है कि किंग होता है प्राइम मिनिस्टर और he can take any decisions, इसको काट रहा है शेखर is saying कि no, Prime Minister is just first among equal. First among equal, what does it mean? And in which context this phrase is coming? It's about Council of Ministers. जो शेखर है उसका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ऑल में कौन आ गए? ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ऑल आर इक्वल। बस इन सारे इक्वल्स में कोई ना कोई तो पहले चलेगा ना। तो ये फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर। ऑल कौन है? ऑल द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। तो सारे इक्वल हैं और इन सब में सिर्फ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ही इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्पेशल पावर। ऑल मिनिस्टर्स एंड पीएम हैव सिमिलर पावर, सबको बराबर पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। यू कांट से कि पीएम जो है वो किंग होता है, उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, और ही इज जस्ट फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ओके, एंड नाउ द व्यू ऑफ बॉबी इज सेइंग Prime Minister has to consider the expectations of the party members and other supporters of the government. But after all, the Prime Minister has a greater say in policy making in choosing the ministers. इसमें जो बॉबी का व्यू है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन. Whenever he is going to take decision, he has to take into consideration the expectation of his party members. He has to take into consideration the expectation of other supporters of the government. If the government is not, if his party is not a majority party and it is dependent on the support from other parties, then it has to take into consideration the expectation of the supporters of the government also, है ना. बट ठीक है, उसको हर कुछ का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है उसका ग्रेटर से होता है. ही कैन टेक डिसीजंस, ही कैन मेक पॉलिसीज, ही कैन वॉट एवर ही डज, उसमें उसका ग्रेटर से होता है, उसके पास ज्यादा पावर्स होते हैं. दिस इज द ओपिनियन ऑफ बॉबी. अब इसमें हम क्या कहेंगे कि आलोक का जो कहना है वो टोटली रॉन्ग है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एक्ट एज अ किंग, because we have a democracy, and under democracy we have regular elections. The whole ministry with the prime minister is dependent on the support of the majority. The prime minister is not having a fixed tenure. We can't say that the prime minister has been elected for 5 years. The moment he loses the support of the majority, he will lose his post, as well as the whole government, whole ministry will fall down. तो ये जो कहना है कि वो किंग की तरह बिहेव करता है, ये नहीं हो सकता है. द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट द मैंडेट ऑफ द पीपल, एंड दैट इज वाई ही हैज द पावर टू टेक डिसीजंस, बट he cannot take decisions arbitrarily or according to his own desire. He has to take into consideration the desires of the people, because people have give him vote, है ना. लोगों ने उसको वोट दिया है. पीपल हैज गिवन हिम देयर वोट. तो लोगों की जो इंटरेस्ट है उसको आपको ख्याल रखना होगा. यू कांट बिहेव लाइक अ किंग. और किंग तो डायनेस्टिक होते हैं, उनका
उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, तो किंग से हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो सेकंड व्यू है, जो शेखर का व्यू है, शेखर कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो ही एक्ट्स लाइक ही इज जस्ट फर्स्ट अमंग इक्वल्स, उसके पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं है, उसके उतने ही पावर है जैसे कि अदर मिनिस्टर्स के होते हैं। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वी हैव सीन कि किस तरह से अगर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं सारे मिनिस्टर्स को, और उसमें उनको बिल्कुल फ्री हैंड होते हैं, वो कर सकते हैं किसी को भी अपॉइंट, उनको ही इज नॉट कंपेल्ड टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर पीपल। उनको अपने हिसाब से डिसीजन लेना होता है, उनमें पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट करना, रैंक्स को देना, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि द मोमेंट द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस फ्रॉम हिज पोस्ट, और इफ फॉर एनी रीजन लाइक अगर डेथ हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, या किसी भी कारण से अगर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट खाली होता है, तो उसका मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है वो एंड हो जाती है। तो मिनिस्ट्री की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर एक मिनिस्टर का पोस्ट खाली होता है बिकॉज ऑफ डेथ और रेजिग्नेशन और एनी अदर रीजन, तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री की वैकेंसी होती है, पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो नहीं खत्म होती है एक मिनिस्टर के कारण। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। This tells कि he is not first among equals. He has some special powers. So the view of Shekhar is also not correct. And now Bobby's view is quite right, because he is saying कि whenever the prime minister is going to take decision, he has to consider the expectation of the party members. जो पार्टी के members हैं उसके, उनके expectations को उसको consider करना है, क्योंकि पार्टी का वो लीडर है, पार्टी ने उसको अपना लीडर चुना है। एंड इफ ही विल स्टार्ट इग्नोरिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टी मेंबर्स, देन ही मे बी रिमूव फ्रॉम दैट पोस्ट ऑफ लीडरशिप, एंड तब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह जाएंगे। तो उनको अपने पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस को देखना होता है, और अगर उनकी जो गवर्नमेंट है उसको मेजोरिटी नहीं मिली हुई है, तो इन दैट सिचुएशन जो भी जिनके मेजोरिटी की सपोर्ट से उनकी गवर्नमेंट बनी है, उनके एक्सपेक्टेशंस को भी देखना होता है। तो बॉबी का व्यू बिल्कुल सही है, और इन सब के बावजूद वी कैन से कि ही हैज अ ग्रेटर से इन पॉलिसी मेकिंग एंड इन चूजिंग द मिनिस्टर्स। आखिर में तो अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के ही पावर सबसे ज़्यादा है। तो ये बॉबी का व्यू जो है वो सबसे ज़्यादा suitable है। So in the answer of this question, we will write the view of Bobby, or the statement of Bobby applies most to India. Okay. But you will have to give arguments also. You can't say कि हाँ बॉबी का व्यू सही है। अगर आप कह रहे हैं कि आलोक का व्यू सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है, अगर आप कह रहे हैं शेखर का व्यू सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है, यू विल हैव टू गिव रीजंस। और बॉबी का अगर व्यू सही है तो क्यों सही है। ओके, सो आई हैव डिस्कस द रीजंस, यू विल हैव टू राइट इट डाउन। सो आंसर 6 इज बॉबीज व्यू is most appropriate for our country. Okay, and now we move to next question, question number 7. In this we will see the question is, why do you think is the advice of Council of Ministers binding on the President? So you will have to give reasons behind this statement that the advice of the Council of Ministers is binding on the President. It is binding on the President because we have adopted parliamentary form of government, and in this parliamentary form of government the President is the formal head only. Then we have Article 74 Clause 1 in the Constitution, which states that there will be a Council of Ministers as a head to aid and advise the President. And then Clause 3 is there, which says, 74 Clause 3, which says that the President can send back
the aid and advice of the Council of Ministers for reconsideration, but after the reconsideration the President is bound to accept that advice of the Council of Ministers. Then we will see ki it is very much important for the President. We can say it is compulsory for the President to act in accordance with the advice of the Council of Ministers after reconsideration. He can only send एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन एक बार रिकंसिडरेशन के बाद जो भी व्यू आ जाता है उसको मानना बाइंडिंग होता है. तो ये जो हम फैक्ट्स देख रहे हैं, दीज फैक्ट्स आर सेइंग दैट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्राइम प्रेसिडेंट. तो इसमें जो हमें मेन जो हमारे कंटेंट होगा आंसर में वो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, then we will see article 74 clause 1, then article 74 clause 3, and then we will see ki the president is bound to act according to the advice of Council of Ministers. ओके, सो ये हमारा आंसर है. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट्स मेनी पावर्स इन द लेजिस्लेचर फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव. वाई डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? हम वी हैव सीन कि जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव होता है और जो लेजिस्लेचर होता है दे आर क्लोजली कनेक्टेड. और इस कनेक्शन में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है वो ये होता है कि जो लेजिस्लेचर होती है वो कंट्रोल एक्सरसाइज करती है हमारे एग्जीक्यूटिव पे. और ये जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाए? तो वी नो कि एग्जीक्यूटिव इज द क्या है, रियल हेड, जिस पे कंट्रोल कर रहा है लेजिस्लेचर, दैट इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज आवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर. तो ये जो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके पास बहुत ही इमेंस पावर है, बहुत ज़्यादा पावर्स उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना. अब ये जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, अगर ये पावर्स को एक्सरसाइज करने में एग्जीक्यूटिव के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होगा तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूजिंग ऑफ पावर और एब्यूजिंग ऑफ पावर, है ना. तो इस तरह के सिचुएशन में ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो टुवर्ड्स द पीपल, इट शुड बी सेंसिटिव towards the needs of the people, towards the interest of the people. तो इसको एंश्योर करने के लिए हमें एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना जरूरी है. विदाउट और ये कंट्रोल कौन कर रहा है? द कंट्रोल इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर देयर इन द लेजिस्लेचर. तो ये कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो पीपल के हाथ में दिया गया है. ये इस तरह का सिस्टम बनाया गया है ताकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर को मिसयूज ना कर सके. एग्जीक्यूटिव अपने पावर को इस तरह से यूज करे जिससे कि लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों के नीड्स, लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके. ओके, तो ये है हमारा इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव. इसको हम लोग पॉइंट्स में
एनिमरेट करेंगे कि किस तरह से क्यों ये जरूरी है, ये कंट्रोल जिसकी हम बात। सो वी विल राइट डाउन answer 8. First point is under the parliamentary system, the executive is given immense power. The executive needs to be controlled. The executive needs to be controlled so that it should not misuse its power. It is essential that the executive must fulfill the demands, needs, and aspirations of the people. Okay, so under the parliamentary system, the executive is given immense power. The executive needs to be controlled so that it should not misuse its power. It is essential, the third point, it is essential that the executive must fulfill the demands, needs, and aspirations of the people. And now we have the fourth point also. In the fourth point, we will write down the system is designed in such a manner that the executive is controlled by the legislature. Which is the representative body of the people. Representative body of the common people. Okay, and now the next point is
This control is of two types. Day-to-day control by using methods like by using tools, not method. This control is of two types. Day-to-day control by using tools like questionnaire, zero hour, John Lawson, etc. And the executive, or we can say the government, holds post as long as it has the support of majority in the लोक सभा. ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, एंड वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास.